नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। 3 दिसंबर को आखिर क्या होने जा रहा है? एक बड़ा सवाल यह है कि उन 5 राज्यों के बाद देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश, जो सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें देता है, क्या वहां पर भी कोई घमासान होने जा रहा है? क्या यहां पर भी मोदी जी की बिछाई हुई बिसात पर कोई नया मोहरा चाल चलने जा रहा है? और अगर चाल गलत पड़ गई तो फिर 2024 में साहेब की विदाई तय मानी है। राजनीतिक गलियारों में दिल्ली से लखनऊ तक और लखनऊ से बलिया तक एक ही चर्चा कि 3 राज्यों के परिणाम अगर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आए तो योगी का क्या होगा, और 5 राज्यों के परिणाम भाजपा के खिलाफ आए तो मोदी का क्या होगा। इस बीच में योगी आदित्यनाथ के ऊपर उठ रहे इन सवालों के बाद कुछ नेता, कुछ मंत्री उछल कूद करने लगे हैं। उसमें एक नाम डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का भी है, और कुछ और काबिल मंत्री हैं जिनकी कानाफूसी की खबरें लगातार आती रहती है। मैं आपको बताऊंगा इस कहानी में ये चल क्या रहा है उत्तर प्रदेश में, और ये भी साबित करूंगा कि उत्तर प्रदेश में जो चल रहा है, अगर वो नहीं रोका गया तो निश्चित रूप से मोदी का सिंहासन दूर हो जाएगा। पहले मैं किस्सा सुनाता हूं। आप पिक्चर देखते होंगे तो उसमें लिख के आता होगा कि इस पिक्चर के सभी पात्र काल्पनिक हैं। कृपया हमारा मत किसी भी व्यक्ति विशेष को ठेस पहुंचाना नहीं है। तो मैं यही यही डिस्क्लेमर पहले मैं कह दे रहा हूं कि मैं ये एक काल्पनिक कथा सुनाने जा रहा हूं। इसको कोई भी अपने दिल पे ना ले, दिल पे लेके मुझसे लड़ने ना लगे। हुआ यह कि एक राजा ने अपने जीजा जी की सिफारिश पर एक गधे टाइप के आदमी को मौसम विभाग का मंत्री बना दिया। और वो मौसम का विभाग का मंत्री हो गया और मंत्री जी के ठाट बाट रहने लगे। एक दिन राजा का मन हुआ कि शिकार पे चला जाए। राजा ने उस मौसम मंत्री को बुलाया और कहा, मंत्री जी जरा मौसम देख के बताइए कि सब कुछ ठीक रहेगा, अगले 2-3 दिन में शिकार पे रहूंगा। मंत्री जी ने कहा, जू हजूर 5 मिनट का समय दीजिए। वो तुरंत अपने काबिल आईएएस अफसर के पास में गया, जैसे आईएएस अफसर आजकल मंत्रियों मुख्यमंत्रियों के दाएं बाएं रहते हैं। लौट के आया, बोला कि महाराज जी मैंने पूरी फाइल मंगा के देख ली, सारा मौसम एकदम साफ है, क्लियर है, आप चले जाइए। अब राजा जी को लगा कि मेरे विभाग का मंत्री है, मौसम मंत्री है। राजा जी चल दिए। कुछ ही किलोमीटर दूर पहुंचे थे, एक कुम्हार रास्ते में मिला। मिट्टी का बर्तन बना रहा था, पास में उसका गधा खड़ा हुआ था। उसने राजा का दरबार आते हुए देखा, राजा का पूरी यात्रा आती हुई देखी, उसने हाथ दिया। बोले, महाराज जी क्षमा करिएगा, आप जंगल है, आप कहाँ जा रहे हैं? महाराज ने कहा कि आंखें तरे रही कि भाई इतना छोटा आदमी मुझसे जवान लड़ा रहा है। बोले कि मैं जंगल में जा रहा हूँ शिकार करने। बोले, महाराज जी हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूँ कि बहुत तेज आंधी और तूफान आने वाला है, जो लगातार बर्फ बारिश होगी, तो कृपया करके आप वापस चले जाइए। अब राजा को लगा कि इसकी इतनी हिम्मत, एक छोटा सा कुम्हार राजा से कह रहा वापस चले जाइए, जबकि मेरे मंत्री ने बताया कि सब कुछ क्लियर है। राजा ने अपने सेनापति देखा, लगाओ इसमें 4 जूते। जैसे आजकल मंत्री और मुख्यमंत्री नाराज होते हैं, कहते हैं कराओ इसकी जांच, बंद करो इसे। तो राजा ने उसी भाव से कहा, लगाओ इसमें 4 जूते। अब सिपाहियों ने तुरंत दंड दया धनादन दया धनादन 4 जूते लगा दिए। वो बेचारा डर के मारे चुप हो गया। राजा बस 1 घंटे आगे बढ़ा और भयंकर तूफान बारिश। किसी तरह राजा दलदल में फंसता फंसाता डूबता डाबता वापस आया महल में, बड़े गुस्से में। और आते ही उसने 6 जूते अपने मौसम मंत्री में लगाए और बोले, बाहर करो इसे, उस कुम्हार को बुला के लाओ। कुम्हार बोला, आया तो राजा ने हाथ जोड़ के कहा कि भाई मुझे क्षमा प्रार्थी हूँ, मैंने आपकी बात नहीं मानी, और आप तो वाकई में मौसम मंत्री, आज से मैं आपको मौसम का मंत्री बनाता हूँ, आप मौसम की भविष्यवाणियां करिएगा। उसने कुम्हार ने कहा, हजूर गुस्ताखी माफ, मैं मौसम के बारे में कुछ नहीं जानता। राजा बोले, कैसी बातें कर रहे हो, तुमने तो बताया था कि मौसम खराब होगा। बोले, जी मैंने इसलिए बताया था कि मेरे गधे के कान लटक के नीचे हो गए थे, और जब मेरे गधे के कान लटक के नीचे हो जाते हैं, तब से मैंने देखा है कि बारिश तूफान जरूर आते हैं, और आज तक ये बात कभी गलत नहीं। राजा ने कहा, बात तो तुम ठीक करो, आज से मैं इस गधे को मंत्री बनाता हूं। गधा मंत्री बन गया, और तब से लोकतंत्र में गधों के ही मंत्री बनने की चर्चा आम हो गई है। गधे ही मंत्री बन रहे हैं। सभी मंत्रियों से कह रहा हूं, अपने दिल पे ना लें, आप हो सकता है उन काबिल मंत्रियों में हो, लेकिन आम चलन है कि गधे ही मंत्री बन रहे हैं। नितिन गडकरी ने कहा भी
कि क्या हाल हो गया है, घोड़ों को नहीं मिलती यहाँ घास, गधे खा रहे च्यवनप्राश। तो उत्तर प्रदेश के कुछ मंत्रियों के पर फड़फड़ाने लगे। उनको लगता है कि अब 3 दिसंबर के बाद अगर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नतीजे आ गए तो योगी आदित्यनाथ की विदाई हो सकती है। कुछ नौकरशाह भी खुश हैं। उनको लगता है कि योगी आदित्यनाथ जो उनको बात बात पे फटकार देते हैं, कुछ अफसर तो बेचारे रिटायर होकर फिर सीएम के साथ ही लगे, उनको तो बड़ी बड़ी गंदी गालियां भी पड़ गई हैं, लेकिन तब भी वो महाराज की चाकरी छोड़ते नहीं है। तो उन अफसरों को लगा महाराज की तो विदाई हो जाएगी और अब हमारा राज काज आ जाएगा। सबसे प्रफुल्लित अपने डिप्टी सीएम केशव मौर्य है। उनको लगता है कि 2017 के बाद से अब तक जो उनको उपेक्षित किया गया, जो उनको किनारे किया गया, अब उसके दिन चले गए और फिर वो काम करने जा रहे हैं जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एकदम पसंद नहीं है। और योगी आदित्यनाथ भी 3 दिसंबर का इंतजार कर रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य की एक मीटिंग बहुत चर्चा में है। कानून व्यवस्था को लेकर एक दिन उन्होंने मीटिंग बुलाई और उसमें प्रमुख सचिव गृह, डीजीपी सब शामिल थे। तस्वीरें ट्वीट की गई। केशव प्रसाद मौर्य मीटिंग ले रहे हैं और सब अफसर बैठे हुए हैं। ऐसा सौभाग्य केशव प्रसाद मौर्य को सालों बाद मिला कि वो बुलाएं और संजय प्रसाद और डीजीपी, प्रमुख सचिव गृह और डीजीपी भागे भागे आए और साहब की मीटिंग लगे, दरबार लगे। ये सीन कभी देखा नहीं गया था, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य की टीम का आरोप था कि केशव प्रसाद मौर्य के फोटो अखबार में ना छपे, इसके लिए सूचना विभाग से सूचना निदेशक फोन करते थे अखबार वालों को कि केशव प्रसाद मौर्य के फोटो नहीं छपने चाहिए। मीडिया को यह हिदायत थी कि केशव प्रसाद मौर्य को तरजीह नहीं देना चाहिए। कारण क्या है? कारण मैं आपको फिर याद दिलाता हूं। 2017 केशव प्रसाद मौर्य बहुत गदगद थे। पिछड़ों के नाम पर एक बड़ा बहुमत मिला था और केशव प्रसाद मौर्य मुतमईन थे कि मुख्यमंत्री का सिंहासन उनका इंतजार कर रहा है। बात चल रही थी कि अब केशव मौर्य से बड़ा कौन पिछड़ा चेहरा। बात चल रही थी कि कल्याण सिंह के बाद एक बड़ा पिछड़ा नेता मिला है जो संघ से जुड़ा है, जो बजरंग दल से जुड़ा है, जो विश्व हिंदू परिषद से जुड़ा है। इसी उठापटक में मनोज सिन्हा का नाम चला और फिर तमाम नाम चले, लेकिन हेलीकॉप्टर से रेवेन का चश्मा पहने हुए उतरे साहब उतरे। उनका नाम योगी आदित्यनाथ था और वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए। तय हुआ कि वही केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम बनेंगे, दिनेश शर्मा भी डिप्टी सीएम बनेंगे। दिल टूटा केशव मौर्य का। किसी का भी टूटे, मेरा भी टूटता, आपका भी टूटता अगर आपके सामने मुख्यमंत्री की कुर्सी यूं करके खिसका दी जाए। लेकिन दिल तब टूटा जब मुख्यमंत्री का कार्यालय पंचम तल, एनेक्सी जिसको बोलते थे, पुराना कार्यालय, इधर मुख्यमंत्री शपथ ले रहे थे, उधर मुख्यमंत्री के चमचों ने, मुख्यमंत्री के करीबी लोगों ने बताया कि आपके कार्यालय में डिप्टी सीएम ने पंचम तल पर आपके कक्ष के बाहर अपनी नेम प्लेट लगा दी है, डिप्टी सीएम का कार्यालय। वो मायावती सरकार में शशांक शेखर सिंह उनके प्रधान सचिव का कार्यालय होता था, बड़ा खूबसूरत भवन बनाया गया था। अब योगी आदित्यनाथ तो योगी आदित्यनाथ ठहरे, गुस्से में कोई हानि नहीं है। जब उनका गुस्सा आता है तो फिर वो किसी की नहीं सुनते। उन्होंने टेढ़ी निगाह से इशारा किया और कहा नेम प्लेट उखाड़ दो। और केशव मौर्य की लगी हुई नेम प्लेट उखाड़ दी गई। ये 2017 में सरकार बनने के तुरंत बाद का वाक्य था। पिछड़ों का नेता, बड़ा नेता, उसकी नेम प्लेट उखाड़ दी गई। बाद में विपक्ष ने, अखिलेश यादव ने बड़े तंज कसे और कहा कि काहे के नेता, तुम्हारी तो नेम प्लेट उखाड़ के तुम्हें वहां से भगा दिया गया, कार्यालय दूर बना दिया गया। तब से योगी आदित्यनाथ और केशव मौर्य के बीच 36 का आंकड़ा चलता चला आया। 2022 के चुनाव से पहले बात चली कि कौन चेहरा होगा। लड़ाई फिर छिड़ गई। योगी आदित्यनाथ, केशव मौर्य के गुट अलग अलग बन गए। संघ को हस्तक्षेप करना पड़ा। संघ के बड़े से बड़े नेता जब आए, योगी आदित्यनाथ सबको ठेंगे पर रखते हैं, वो गोरखपुर चले गए। ये ले अपनी लपट कमरिया, बहुत नाच नचाए। उनका तेवर ऐसी है योगी आदित्यनाथ के, वो बहुत ज्यादा मोह माया में फंसते नहीं है। मतलब सत्ता सिंहासन वो है इस टेम्परामेंट की, वो छोड़ सकते हैं। और फिर हड़कंप मच गया। तब संघ के लोगों ने कहा कि चेहरा आप बन जाएंगे, लेकिन केशव मौर्य से रिश्ते ठीक करिए। और पहली बार ऐसा हुआ कि केशव मौर्य के घर गए योगी आदित्यनाथ, खुद को थोड़ा छुपाया,
खुद को विनम्र किया। वो फोटो भी बहुत वायरल हुए कि पहली बार गए मुख्यमंत्री। उसके बाद 2022 का चुनाव और फिर एक ऐसी रणनीति बनाई गई कि केशव मौर्य चुनाव जीते ना। केशव मौर्य के समर्थकों का आरोप है कि वो रणनीति मुख्यमंत्री कार्यालय से बनी। मुख्यमंत्री कार्यालय के कुछ करीबी लोगों ने पैसा बहुत बंटवाया कि केशव मौर्य जीत ना पाए, क्योंकि फिर मुख्यमंत्री पद की दौड़ से बाहर हो जाएंगे। और इसकी शिकायत दिल्ली में भी की गई कि मुख्यमंत्री कार्यालय ने केशव मौर्य को हराने में भूमिका अदा करी। ये लड़ाई फिर बढ़ती चली गई और तमाम ऐसे मुद्दे होते चले गए जिससे दिल्ली और योगी आदित्यनाथ, दिल्ली और यूपी के बीच दीवारें बढ़ती चली गई। लेकिन योगी आदित्यनाथ साथ साथ अपनी हिंदुत्व की छवि को मोदी से भी बड़ी करने में लगे हुए, तो कर भी ली उन्होंने। देश के अलग अलग राज्यों में हिंदुत्व के नाम पर योगी आदित्यनाथ की बड़ी ब्रांडिंग होने लगी। हैदराबाद में जब उनका रोड शो निकला तो भीड़ एक छोर से दूसरे छोर तक भीड़ थी, जबरदस्त नारे लग रहे थे। राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, जहां पे हिंदुत्व का तड़का लगाना हो, जहां धार्मिक उन्माद पैदा करना हो, वहां योगी आदित्यनाथ की तकरीर, उनके भाषण उत्तेजना भर देते थे। और योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में भी वो ट्रम्प कार्ड चला। माफियाओं के खिलाफ अभियान के बहाने उन्होंने मुस्लिम माफियाओं को ठिकाने लगाना शुरू किया। अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, तमाम, आजम खां, बड़ी माफिया ना हो लेकिन उनको माफियाओं की सूची मिला के उनको निस्तेनाबूद कर। और यही योगी आदित्यनाथ की ब्रांडिंग बनती चली गई। लोग कहने लगे कि हिंदुत्व का नायक हो तो योगी आदित्यनाथ जैसा, और यही हिंदुत्व की ब्रांड के चलते नारे लगने लगे कि मोदी के बाद योगी। और ये नारे अमित शाह के कानों में तेजाब की तरह जाने लगे, क्योंकि अमित शाह को लगता था कि मोदी के बाद स्वाभाविक उत्तराधिकारी वो हैं। लड़ाई थोड़ी और बढ़ी। उत्तर प्रदेश के मंत्रियों का चयन हो, डीजीपी का चयन हो, चीफ सेक्रेटरी का चयन हो, दिल्ली दरबार ने मुख्यमंत्री को इजाजत नहीं दी कि वो अपने मन कर से कर सके। दिल्ली की ही बात होने लगी, दिल्ली की ही बात चलने लगी, दिल्ली के ही अफसर आने लगे, दिल्ली के इशारे पर काम होने लगे। योगी आदित्यनाथ खून का घूंट पीकर रह गए। और फिर दिल्ली ने वो काम कर दिया जो योगी आदित्यनाथ के दिल को चोट पहुंचा गया, दिल चीर गया। मुख्तार अंसारी, जिसके खिलाफ योगी आदित्यनाथ के सबसे कड़े तेवर रहते थे, मुख्तार अंसारी जिसको नेस्तनाबूद होने की बातें योगी आदित्यनाथ के समर्थक चौराहे चौराहे करते थे, उसी मुख्तार अंसारी के बेटे की पार्टी को नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने एनडीए का हिस्सा बना दिया। बुलाया ओपी राजभर को, कहा हमारे साथ आओ। मोदी जी ने कहा बढ़िया चाय पियो, और अमित शाह ने कहा बढ़िया पकौड़ी खाओ। जेपी नड्डा ने कहा तुम तो हमारे बिछड़े हुए भाई हो, और ओपी राजभर पार्टी में शामिल हो गए। योगी आदित्यनाथ को काटो तो खून नहीं। वो ओपी राजभर जिन्होंने चुनाव में पानी पी पी कर योगी आदित्यनाथ को कोसा था, वो ओपी राजभर जिनकी पार्टी में मुख्तार अंसारी का बेटा विधायक है। योगी आदित्यनाथ को लगा कि अब मैं किस मुंह से लोगों के पास जाऊंगा, किस मुंह से लोगों के से कहूंगा कि मैं मुख्तार अंसारी के खिलाफ अभियान चलाता हूं, क्योंकि लोग कहेंगे कि मुख्तार अंसारी का बेटा तो आपके ही एनडीए का हिस्सा है। बहुत नाराज। दूसरे नेता दारा सिंह चौहान को घोसी से टिकट दे दिया, मुख्यमंत्री और नाराज। इन दोनों को नहीं चाहते थे वो। नतीजा, घोसी में ऐतिहासिक हार हुई भाजपा की। लड़ाई और बढ़ गई। और इस बीच में एक रिपोर्ट ने मोदी और अमित शाह के कान खड़े कर दिए, तहलका मचा दिया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मैं भूला नहीं हूं ओपी राजभर ने मेरे लिए क्या क्या कहा, संदेशा भिजवाया, और कौन सी बात नहीं भूले हैं, मैं वो बात आपको सुनवाना चाहता हूं। चुनाव चल रहा था विधानसभा का, मैं बनारस में था, मैंने ओपी राजभर को फोन किया, मेरे मित्र हैं ओपी राजभर। ओपी राजभर ने कहा कि एक गांव में हूं, आ जाओ। मैं उसकी गांव में पहुंचा, वहां मैंने इंटरव्यू लिया। वो योगी आदित्यनाथ पे बहुत अभद्र टिप्पणी कर रहे थे, मैं रोक भी रहा था उनको। क्या कह रहे थे वो, जरा सुन लीजिए, फिर आपसे और आगे बात करता हूं। कि हम योगी सरकार को सत्ता से बेदखल करूंगा और योगी जी को वहां पहुंचाऊंगा जहां भीख मांगने की ट्रेनिंग दी जाती है। ऊपर हेलीकॉप्टर से बुलडोजर दिखा रहे हैं, अगला नंबर आपका है। हमारे पास पोपलैंड है हम उसी पर उनका
बुलडोजर लाद लेंगे। अखिलेश यादव भी कम उस्ताद नहीं है, उन्होंने सारे माफिया आपके कोटे में डाल दिए हैं। हमारे पास कहाँ माफिया है? वो जेल में बंद आपके भाई साहब क्या कर रहे हैं? नहीं नहीं, माफिया तो भारतीय जनता पार्टी के पास है। कौन? मुख्तार अंसारी, अरे हम कह रहे हैं लो, आप अपनी पार्टी का नाम नहीं, अब नहीं। आपने आज घोषित कर दिया। नहीं नहीं, मुख्तार अंसारी मेरे मित्र हैं, जी। मेरे दोस्त हैं। आपके दोस्तों मेरे का साथी हैं। आपके दोस्तों का माफिया नहीं होंगे? हैं? ब्रिजेश सिंह कहाँ हैं? साधु हैं? वो भी तो जेल में है। जेल में है ना, तो साधु हैं। ब्रिजेश सिंह का नाम क्यों नहीं आता है? है ये ऐसा क्यों? धनंजय सिंह का नाम क्यों नहीं आता है? धनंजय सिंह 25,000 के इनामी हैं और 10 महीने से क्रिकेट खेल रहे हैं। और खुशी दुबे जो बेचारी ब्राह्मण होने के नाते उसको ये सजा है कि बेशक उसके ससुराल के लोग माफिया हो सकते हैं, गुंडा हो सकते हैं, अपराधी हो सकते हैं, उस बेटी का क्या कसूर? जिस बेटी को जेल में डाल करके योगी बाबा, खुशी दुबे कोई कसूर नहीं, एक एनसीआर भी नहीं, उसको जेल में भेज दिया और 25,000 का इनामी क्रिकेट के खेल में घुमा रहे हैं। एक बार तो आप भी ब्रजेश सिंह से मिलने गए थे। हम तो सबसे मिलते हैं, जेल में भी मिलने गए। हम राजा भैया से भी मिलते हैं, ब्रिजेश सिंह से भी मिलते हैं, धनंजय सिंह से भी मिलते हैं, हम मुख्तार अंसारी से मिलते हैं, अतीक अहमद से मिलते हैं, सबसे मिलते हैं। सारे माफिया चेले आपके। आप समझ लीजिए केकर चरित्र ठीक है, योगी बाबा का चरित्र ठीक है का? उनके चरित्र में कैसे बात है? क्या जिस दिन शपथ ले उनके ऊपर आपराधिक मुकदमे थे, उन्होंने मुख्यमंत्री बनने के बाद मुकदमा वापस किया। हमारे डिप्टी सीएम केशव मौर्य स्टूल वाला मंत्री कहते हैं, हम स्टूल वाले डिप्टी सीएम हैं। इनके ऊपर पूरे प्रदेश में पिछड़ों की उत्थान किया केशव मौर्य ने। इतना उत्थान किया कि पिछड़ों को स्टूल पर बैठा दिया। योगी बाबा, इनके 2 चेले हैं, एक नवनीत सहगल, एक अवनीश अवस्थी, यही 2 हैं और तो कुछ है ही नहीं है। 2 बड़े माफिया हैं, एक मुख्तार अंसारी, एक धनंजय सिंह, जो ब्रजेश सिंह के गुट में हैं। तो आपके दोनों चेले तो दोनों की दोस्ती क्यों नहीं करा देते हैं? ऐसा बाना आपसे बताएं सच, दोनों दोस्त हैं दोनों, वो सब मतलब धनंजय सिंह और मुख्तार अंसारी दोस्त हैं। सब दोस्त हैं। भीतना जितना काम है ब्रिजेश सिंह और मुख्तार अंसारी, सब भीतना जितना काम होता देश में ना, सब मिल के करते हैं। जनता का जानी, हम जाना चाहिए ना। वही जैसे आप और बीजेपी मिलके करते हैं और बसपा अखिलेश मिलके कहते हैं, सब नेता बड़े बड़े एक होते हैं, ऐसी माफिया भी सब बड़े सब माफिया एक। जनता मूर्ख होती है। जनता मूर्ख नहीं है, जनता सब समझ रही है। ये दोनों पार्टी तो समझा दे ले हैं। सुना आपने? इन बयानों को सुनने के बाद योगी आदित्यनाथ जैसा नेता भला कैसे सहन कर सकता है? दिल्ली ने कहा कि राजभर को दारा सिंह चौहान को मंत्री बनाना है, मना कर दिया। महीनों हो गए हैं, ओपी राजभर लाइन में है, मंत्री नहीं बन पा रहे हैं। 6 बार अखबार में खबर छप चुकी, अब मंत्रिमंडल विस्तार, अब मंत्रिमंडल विस्तार, अब मंत्रिमंडल विस्तार। दुखी ओपी राजभर ने कह दिया कि हमारी बात तो इंडिया गठबंधन से भी चल रही है। जानबूझ के संदेश भेज दिए कि हम तो अखिलेश यादव से भी बात करने को तैयार हैं। दिल्ली के कान खड़े हुए कि योगी आदित्यनाथ रायता ना बिखेर दें। तब तक एक रिपोर्ट दिल्ली को मिल चुकी थी और उस रिपोर्ट ने मोदी और अमित शाह के नींदें उड़ा दी। वो रिपोर्ट योगी आदित्यनाथ से संबंधित थी। मेरे एक बड़े भरोसेमंद सूत्र ने बताया कि एक रिपोर्ट गई जिसमें कहा गया था कि शायद योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश का नक्शा बदल सकते हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ के समर्थक भी जानते हैं कि भाजपा 300 पार तो योगी आदित्यनाथ की विदाई, और भाजपा 200 तो योगी आदित्यनाथ अगले प्रधानमंत्री के उम्मीदवार। तब दिल्ली को लगा कि अब वक्त आ गया है योगी आदित्यनाथ की पर और कदम नहीं हो। लेकिन बड़ा सवाल यह कि योगी आदित्यनाथ का कद इतना बड़ा हो गया कि दिल्ली चाहकर भी उनके ऊपर हाथ रखने को तैयार नहीं थी, क्योंकि खतरा था इस तरह हाथ रखा तो बवाल हो जाएगा। संघ का कोई आदमी बीच में पड़ने को तैयार नहीं, क्योंकि योगी किसी की सुनने को तैयार नहीं। केशव मौर्य को फिर एक्टिव किया गया। केशव मौर्य पिछली कैबिनेट की बैठक में नहीं गए, दीप महोत्सव था अयोध्या में, वहां नहीं गए। हमने इस पर स्टोरी की थी, दिखाया था। उसके बाद केशव मौर्य आज कैबिनेट की बैठक में शामिल हुए, ट्वीट किया। लेकिन उससे पहले केशव मौर्य ने जो मीटिंग ली, प्रशासन के साथ जो मीटिंग ली, उसने पूरी नौकरशाही में तहलका मचा दिया कि डिप्टी सीएम इस तरह की मीटिंग ले रहे हैं जिसमें डीजीपी हैं, जिसमें प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम है। इसका क्या मतलब है? इसकी क्या कहानी है? और केशव मौर्य यही नहीं रुके, पुलिस अफसरों के साथ ही नहीं रुके, उन्होंने दारा सिंह चौहान को भी बुलाया, अपने साथ फोटो खिंचाए, फोटो ट्वीट किए। मतलब योगी आदित्यनाथ के खिलाफ पिछड़ी जाति के नेताओं को इकट्ठे करना,
उनके साथ फोटो खिंचवाना और फिर योगी आदित्यनाथ को मैसेज देना, दिल्ली दरबार की तरफ से मैसेज देना कि यूपी का चुनाव, लोकसभा का चुनाव बिना पिछड़ों के नहीं लड़ा जा सकता और अब पिछड़े नाराज हैं। केशव मौर्य ने इशारा करना शुरू किया। एक इंटरव्यू कराया गया केशव मौर्य का, जिसमें पिछड़ी जाति की जाति जनगणना का मुद्दा उठाया गया। बड़ी सफाई से उत्तर प्रदेश में विपक्ष नहीं, भाजपा जाति जनगणना की बात करके योगी आदित्यनाथ को दबाव में लेना चाहती है, क्योंकि जब सामने आएगा कि यहाँ पे 80% आबादी पिछड़ों, दलितों, मुस्लिमों, अल्पसंख्यकों की है, तो फिर दबाव आएगा 3-4% वाले ठाकुर बिरादरी का व्यक्ति सीएम कैसे बन सकता है। जनवरी में राम मंदिर का उद्घाटन और मोदी का पूरा भविष्य उत्तर प्रदेश पर टिका हुआ है, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो बिसात बिछा दी गई है, जो शतरंज की चौसर बिछा दी गई है, उसमें किसका वजीर पिटेगा और कहाँ बादशाह कलम हो जाएगा, कौन शह देगा, कौन मात देगा, ये मैं आपको बताता रहूंगा। आप देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क, क्योंकि राजनीति की सबसे तीखी और सबसे अच्छी खबर आपको सिर्फ और सिर्फ यही मिलेगी। एक रिक्वेस्ट है आपसे, आपको लगता है हम ईमानदारी भरी पत्रकारिता करते हैं, डंके की चोट पे करते हैं, तो नीचे एक ज्वाइन बटन है, उस बटन को ज्वाइन कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना चैनल को प्यार दीजिएगा, कमेंट करिएगा। थैंक यू।